वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 और आरओ की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। इन टोटल 3000 क्वेश्चंस का ये पूरा सीरीज़ है। सो इसमें बने रहिए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये वाले क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। कई बार तो डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेगा, इवन ऑप्शन भी आपको चेंज नहीं दिखेंगे। सो मेरा ये आप लोगों को सजेशन है कि हर एक वीडियो को यहाँ पर देखिए, क्योंकि इकोनॉमी वाले सेक्शन की बात करें तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब यहाँ से आपके जो चांसेस हो जाते हैं बहुत ब्राइट हो जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, स्पेशली अगर हम यूपीपीएससी के आयोग के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम्स की बात करें तो। ठीक है, सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन 4 को, जिसमें हम आगे की दोस्तों वीडियो में आगे चलें इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में ज़रूर जानिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है, और ये है हमारा कंटेंट जहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके लिए हमने पहले ही अवेलेबल करवाया था। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो आपका 125 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से ही मिले हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया हुआ है तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है। ये पेड क्विज है, अगर आपने पेड क्विज ज्वाइन करा है तो पेड क्विज में भी देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा ना करवाया गया हो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो जिनको करवाया गया है, और एग्जामिनेशन में वो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सो आप लोगों को ये मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीईओ की, आरओ की, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 7523864455, 8564880530, 9696066089, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान सर से व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करना चाहें तो आप ये 7838692618 इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताना सिर्फ इतना सा ही मेरा पर्पस है इसको बताने का, ताकि आप किसी और के ट्रैप में ना फंसें। आप वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, उनके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी स्टार्ट करें जहाँ से आपकी सफलता सुनिश्चित हो। क्योंकि आज की डेट में अगर आप बात करें तो भाई समय ये सबसे कीमती है। जो मनी है वो इतनी वैल्यू नहीं रखती, बट आपका टाइम बहुत मायने रखता है। एक साल जो आपकी तैयारी होगी वो डिसाइड करेगी आपका पूरा आने वाला फ्यूचर। सो आप अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें, वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपका सिलेक्शन इंश्योर हो रहा है। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो पढ़ाया गया है, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, सो उसी के यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से पूछी गई है, जो अभी पीसीएस का 14 मई को पेपर हुआ है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करनी चाहिए। सो ज्ञान सर को आप तुरंत ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। जो नंबर्स मैंने आपको बताए उन नंबर्स पर कॉल करिए, और उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, बीईओ, इवन अगर आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के भी लेटेस्ट बैच को लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की धीमी वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पर पहला जो ये दिया हुआ है इसमें जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की बात करी गई है, दूसरे में कीमतों में अत्यधिक वृद्धि की बात करी गई है, तीसरे की बात करें तो इसमें आपसे कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में धीमी वृद्धि, और चौथा है आपका विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मेनली कौन से रीजंस यहाँ पर जिम्मेदार हैं। अब नीचे यहाँ पर जो कूट दिया हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 4, या फिर उपरोक्त सभी। सो अगर आप ध्यान से इन सबको देखेंगे तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो ये तो भाई एकदम सही बात है कि इसी की वजह से जो है भारत में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की गति कैसी धीमी है। इसके बाद कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, ये ऑल्सो एक कारण है इसका।
कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में धीमी वृद्धि ये भी एक रीज़न है, और विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता ये भी एक रीज़न है। दैट मीन्स कि ये चारों ही हमारे यहाँ पर कैसे हैं, रीज़न है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ष 2001 से लेकर 2010 के दशक में सकल घरेलू बचत की उच्चतम दर किस वर्ष प्राप्त हुई थी। अब ये 2005-6 में, 6-7 में, 7-8 में या फिर 8-9 में। तो सही आंसर क्या आएगा, 2007-8। 2007-8 में सकल घरेलू बचत की जो उच्चतम दर थी वो प्राप्त हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान देता है। अब ये बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र है, ये निर्यात क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र है, या फिर ये निजी क्षेत्र है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, जो डोमेस्टिक एरिया है, जो घरेलू क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा भारत में बचत में योगदान देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की घरेलू बचत में किसका हिस्सा सबसे अधिक है। जमा का है, मुद्रा का है, भौतिक संपत्ति का, या फिर शेयर और डिबेंचर का। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, भौतिक संपत्ति, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में निम्नलिखित 4 मुख्य क्षेत्रों में बचत होती है। घरेलू क्षेत्र में, निजी कॉरपोरेट क्षेत्र में, सार्वजनिक निगम और अन्य सार्वजनिक उद्यम में, या फिर सरकार में। उपरोक्त क्षेत्रों में योगदान का सही अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपको यहाँ पर बताना है। मतलब सबसे ज़्यादा से लेके सबसे कम की ओर हमें चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, 4 मुख्य क्षेत्रों में बचत। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले तो भाई आपका आएगा घरेलू क्षेत्र, सबसे ज़्यादा बचत इसी में होती है। सेकेंड नंबर पर आएगा आपका निजी कॉरपोरेट क्षेत्र। इसके बाद थर्ड नंबर पर आएगा सार्वजनिक निगम और अन्य सार्वजनिक उद्यम, और उसके बाद चौथे नंबर पर आएगा आपका सरकार, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। सो ऑप्शन सी जो है 1, 2, 3, 4 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है धारणीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना, या फिर बड़े पैमाने पर पर्यटन और छोटे पैमाने पर यात्रा का प्रबंध करना, या फिर सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है धारणीय पर्यटन यानी कि सस्टेनेबल टूरिज्म, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है। सो इसका मेन पर्पस है कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। धारणीय पर्यटन का मतलब क्या है, सस्टेनेबल टूरिज्म। दैट मीन्स कि टूरिज्म इस तरीके से हो कि पर्यावरण जो है उसमें कोई क्षति ना हो, और टूरिज्म भी साथ में चलता रहे, और जो सांस्कृतिक यानी कि जो कल्चरल इंटीग्रिटी है वो भी बनी रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नोडल संस्था है। अब ये योजना आयोग है, विनिवेश आयोग है, नीति आयोग, या फिर वित्त आयोग। तो सही आंसर क्या होगा आपका, नीति आयोग। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा। नीति आयोग जो है वो भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया। अब ये 2019-20 की बात हो रही है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करी जा रही है। तो इसमें आकांक्षी में रखा गया था उत्तर प्रदेश को, परफॉर्मर में, फ्रंट रनर में, या फिर अचीवर में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि परफॉर्मर में। वैसे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी ये पुराना करंट अफेयर है, तो इसको एक बार को स्किप भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में SDG के संबंध में अपने प्रदर्शनों में शीर्ष 5 राज्यों में नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, गुजरात। इसको भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसको आप ज़्यादा तवज्जो दें, आप इसको छोड़ सकते हैं एक बार को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा था? तो इस वाले क्वेश्चन को भी छोड़ा जा सकता है। बहरहाल इसमें आंसर क्या आएगा आपका? केरला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? अब ये SDG 6 है, 7 है, 8 है या फिर 9 है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। अच्छा, ये सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन टोटल कितने हैं? 17 है। शुरुआत के 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्रम अनुसार बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है लिमिट टू ग्रोथ, इसकी अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? क्लब ऑफ रोम्स ने, यूनेस्को ने, वेटलैंड बर्न्ट लैंड आयोग ने, या फिर एजेंडा 21? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? क्लब ऑफ रोम्स। क्लब ऑफ रोम्स ने लिमिट टू ग्रोथ इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मिडोज 1972 के अनुसार यदि विश्व की जनसंख्या औद्योगिकीकरण, प्रदूषण, खाद्य उत्पादन और संसाधनों की कमी में वर्तमान रुझान अपरिवर्तित रहते हैं तो हमारा यह ग्रह जो है वो लिमिट्स टू ग्रोथ अगले डैश में पहुंच जाएगा। 50 साल, 100 साल, 150 साल या फिर 200 साल? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि 100 साल। ठीक है, सो मिडोज ने 1972 में ये बताया था कि यदि विश्व की जनसंख्या औद्योगिकीकरण, प्रदूषण, खाद्य उत्पादन और संसाधनों की कमी में जो उस समय वर्तमान रुझान थे वो अनचेंज रहते हैं, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, उसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता रहता है, पॉल्यूशन उसी तरीके से होता रहेगा और जो फूड प्रोडक्शन है वो उसी तरीके से होता रहेगा, तब जो हमारे ग्रह पर लिमिट टू ग्रोथ है वो अगले 100 सालों में पहुंच जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको एक अभिकथन दिया हुआ है, एक कारण दे रखा है, उसके बाद नीचे कूट की सहायता से आपको बताना है कि रीज़न और असर्शन दोनों सही हैं, सही स्पष्टीकरण है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पर सबसे पहले आपसे जो अभिकथन है इसमें पूछा गया है कि सतत विकास मानव समाज की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, और जो इसका कारण है वो क्या है कि सतत विकास एक प्रकार का विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की जो अपनी ज़रूरत है उसको पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, यानी कि लाइफ में इन फ्यूचर जो भी जनरेशन आएगी उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें और आज की जनरेशन भी उसका उपभोग करती रहे। दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो यहाँ पर ये वाली चीज़ एकदम सही है क्योंकि सतत विकास जो है मानव समाज की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, ये तो सही बात है, और इसका इस तरीके से ही रिसोर्सेज का यूज़ किया जाना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए वो अवेलेबल रहें रिसोर्सेज। तो सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है उसका। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि वर्तमान में लोगों के आराम का त्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से किस अवधारणा की परिभाषा है? तो अभी हमने बात करी है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि आज की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए और फ्यूचर के लिए भी जो जनरेशन आए उसके पास में ये रिसोर्सेज रहें, वो भी इसका यूज़ कर पाए, इसी को बोला जाता है सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 81, यहाँ पर पूछा गया है सतत विकास को ऐसे विकास के रूप में वर्णित किया जाता है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में स्वाभाविक रूप से सतत विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अवधारणा से जुड़ी हुई है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता, समावेशी विकास, वैश्वीकरण और वहन क्षमता? तो सही आंसर इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी कि वहन क्षमता। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलो, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पर पूछा गया है कि सतत विकास का आधार क्या है? सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, पर्यावरण दृष्टिकोण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी यानी कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण, ये आधार है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है सतत विकास निम्नलिखित के उपयोग के संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का मामला है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या फिर सामाजिक संसाधन? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो सतत विकास जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का मामला है, यानी कि
एक पीढ़ी जो यूज़ कर रही है वो इस तरीके से एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का यूज़ करे ताकि नेक्स्ट जनरेशन को भी चीज़ें अवेलेबल रहें, वो भी उसका यूज़ कर पाएँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है सतत आर्थिक विकास से हमारा क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ भविष्य का आर्थिक विकास, केवल वर्तमान पीढ़ी का आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास या फिर कृषि विकास? तो बिल्कुल सही है। देखिए अभी आपने इसको देखा भी है, इतनी बार मैं इस चीज़ को रिपीट करा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा कि जो अभी की जनरेशन है वो चीज़ों का यूज़ कर पाए और जो आने वाले जनरेशन है फ्यूचर में उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहें। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, सतत आर्थिक विकास का मॉडल, ये जो नीम राना ये स्थित है कहाँ पर? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान। ठीक है, तो सतत विकास का मॉडल नीम राना ये कहाँ पर स्थित है आपका? राजस्थान में। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आप लोग बस बने रहिएगा साथ में। इन टोटल 3000 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और ये आपके आने वाले एग्जाम समीक्षा अधिकारी, बीईओ, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। सो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।